गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म में और इस T20 सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ के माध्यम से हमने क्विक रिवीजन की बात कही है कि अगर आप एक बार पढ़ लें तो रिवाइज बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो अब तक हमने 3 T20 सीरीज डाला है इस पर, आज ये चौथी है ना, दिख भी रहा है। लेकिन कल 4 अक्टूबर है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बस स्नायु तंत्रों पर क्या कहते हैं कि नियंत्रण करके परीक्षा को दें। कई बार दबाव होता है और वैसे भी इस बार तो काफ़ी नकारात्मकता है, चारों तरफ है। तो निश्चित रूप से केयरफुल होते हुए जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हुए और मास्क का प्रयोग करते हुए कूल माइंड से एग्जामिनेशंस को दें। उनको मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि ऐसे सवाल 4 में जिसमें एक भी विकल्प का उत्तर नहीं आ रहा है उसको एकदम न करें। मैं मानता हूँ कि कम से कम 10 से 12 सवाल ऐसे होंगे। इसके बाद आप हर जगह रिस्क ले सकते हैं और अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से आपके फेवर में होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात हम सी सेट के अंदर भी करेंगे, सी सेट के लिए भी कहेंगे, राइट। तो एक बार फिर से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। बढ़िया से बढ़िया आप लोग पेपर करिए। और फिलहाल अन्य लोग, जो लोग यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वैदिक युग की T20 सीरीज़ में। पहला जो एपिसोड है, वैसे तो ये 4th एपिसोड है और मेरा प्रयास रहेगा कि हर टॉपिक पे 3-3 T20 ले आऊँ और हर का जो लेवल है वो पहले से थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो आइए अन्य सभी लोग जुड़ते हैं इस सीरीज़ से, राइट। और एक बात और सूचना देना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए जो है 2021 के लिए और पीसीएस 2020 के लिए बैच शुरू हो चुका है। पेड बैच है, आज से ही कक्षाएं मैंने शुरू की हैं, तो आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो व्यक्तिगत इंटरेक्शन का होगा और आप लोग वीडियो देखिएगा। और अगर कोई इस संबंध में क्वेरी है तो आप आराम से हमको क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस T20 सीरीज़ की। तो गेट रेडी, तैयार हैं आप लोग? तो आइए देखते हैं, पहले सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑलरेडी ये यूपीएससी का सवाल है और पहला ही सवाल थोड़ा सा हमने चुना है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। आपको बताएं, आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो सैन्य कर्म में, युद्ध में विश्वास रखते थे, तो जाहिर सी बात है शिरस्त्राण और बाण, कवच, ये सारे चीज़ प्रयोग होते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग के साक्ष्य नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि सैन्य वर्ग वहाँ नहीं था। तो पहला जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया? सही दिया। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ठीक उल्टा लिख रहा है। ऋग्वैदिक लोगों को चांदी नहीं पता थी और सिंधु घाटी लोगों को लोहा नहीं पता था। ऋग्वैदिक लोगों को भी लोहा नहीं पता था। फिलहाल ये स्टेटमेंट एकदम कॉन्सेप्ट बेस है, इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। दूसरा देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। सही बात है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। 100% गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुरकोटदा से हड्डी के साक्ष्य मिले हैं घोड़े की, और लोथल और कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट में केवल एक सही है। आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है, राइट। कॉन्फिडेंट। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अध्वर्यु क्या था? सिंपल सी बात है, पुरोहितों को हमने बताया था। तो कौन कौन से पुरोहित थे? आइए विकल्प की बात करें। अगर आपको पता पुरोहित भी रहे, दो फिलहाल हमने पुरोहित यहाँ पे लिख दिया। धार्मिक मामले में राजा का सलाहकार नहीं, यज्ञ करने वाला पुरोहित, एकदम सही है, राइट।
आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही होगा, बी। क्लियर है? अन्य भी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ये आंसर आपका सही हुआ कि यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, इसको क्या कहते थे? होत्रा कहते थे, होत्रा, राइट। और राजा का शिक्षक, जाहिर सी बात है वो गुरु होता था, ऐसा कोई नहीं है इसमें, अध्वर्यु से इसका कोई मतलब नहीं है। और धार्मिक मामलों में राजा का जो सलाहकार था वो पुरोहित था। क्लियर है? तो दोनों चीज़ों को जानने की जरूरत है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्वर्यु, यज्ञ करने वाला पुरोहित। आपको पूरा ऋचा पाठ करने वाला होत्रा था, ये अध्वर्यु था, गीत गाने वाला उद्गाता था, और संपूर्ण याज्ञिक पद्धति का निरीक्षण जो करता था वो कौन था? ब्रह्मा था। इन चारों पुरोहितों के प्रकारों को आपको जानना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि वैदिक युग पे भी बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की है। आप चाहें तो उन एपिसोड को ज़रूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो फिलहाल आंसर रहा यहाँ पे बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अतरंजी खेड़ा, जाखेड़ा, नोह और मल्हार। आपको बताऊं, किताबों में अतरंजी खेड़ा आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। कब? जब मल्हार विकल्प में नहीं होगा तब। लेकिन जब मल्हार में विकल्प में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, मल्हार, है ना। लेकिन यहाँ पे नोट लिख लीजिए कि यदि मल्हार नहीं है, मल्हार विकल्प में नहीं है, तो क्या होगा? तो विकल्प तो ए सही होगा, यानी अतरंजी खेड़ा। तो जैसा सवाल रहे उस हिसाब से लगाना है। मल्हार जो है वो लेटेस्ट साइट है, इसे बाद में खोजा गया, चंदौली उत्तर प्रदेश में है ये स्थित। और अगर अपडेट मल्हार है इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? कई बार पूछा भी गया है और आसान है। आर्य का मतलब है कि श्रेष्ठ वंश, जो श्रेष्ठ है उसे ही आर्य कहा गया, राइट। अगले सवाल पे आते हैं और याद रखिएगा, हमने आपसे बताया था कि वैदिक युग की जो शब्दावलियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जितना हमने 4-5 लेक्चर्स में वैदिक युग के 4-5 भागों में जिन जिन टर्मिनोलॉजीज़ की बात की है वो सभी लोग आप लोग एक विकल्प, एक जो है टेबल बना करके देख लें। रटने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि समझ डेवलप करेंगे तो वही प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत ही आम रहता है, या कई बार उसकी जो रेलिवेंसी रहती है उसी के आधार पर पूछा जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में किया गया। एकदम सही है, कोई संदेह नहीं। उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के अंतर्गत निहित है, ना कि बलि के। एकदम बात सही है। और निश्चित रूप से कारण और कथन इंटर रिलेटेड है, और इसलिए हम लोग कथन और कारण पे दोनों को सही मानते हैं, और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। ए, उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में किया गया, क्योंकि उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के अंतर्गत निहित है, न कि बल के। और वास्तव में जो यज्ञ होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में, उससे जो जनित हिंसा थी, उस हिंसा के विरोध में भी उपनिषदों का संकलन हुआ। तो ये इंटर रिलेटिव वो स्टेटमेंट्स है, और इसलिए यहाँ पर हमने आंसर लगाया ए। अगले सवाल पे आते हैं। वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली चीज कि वह नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। एकदम सही है। वह झंझावत के देवता थे। नहीं।
वह पापियों को दंड देते थे, ये भी सही है, राइट। और वह वर्षा के देवता थे, क्लियर है। तो वर्षा के देवते अगर ऋग्वेद के बारे की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। आंसर क्या होगा यहाँ, 1 और 3 आंसर हो गया आपका बी। और निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि जो देवता हैं उन देवताओं का कि क्या फीचर थे, किन के लिए जाने जाते थे, ये पॉइंट जानने की जरूरत रहेगी आपको, राइट। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसती हैं, यह उद्धरण कहाँ मिलता है? तो जाहिर सी बात है, यह उद्धरण है ऋग्वेद में मिलता है, राइट। और ये इस बात को शो करने के लिए इसका उद्धरण दिया जाता है कि भले ही ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से आपको वर्ण व्यवस्था के संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन अभी भी एक ही परिवार में लोग अलग अलग काम कर सकते थे, राइट। तो ये उसका यानी वो वर्ण विभाजन बहुत कठोर नहीं था, ये उसका प्रतीक है और ये आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि वैदिक युग में सही कथन का चयन करें। राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था, निश्चित रूप से यही सही है। फिलहाल अन्य सवाल, अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं, ऐसे में सारे विकल्प जरूर देख लेने चाहिए एक बार। बहुविवाह प्रचलित था, 100% सही है। सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिश बनती थी, गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक युग में आर्थिक अधिकार ही तो नहीं था। सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, ये भी गलत था, क्योंकि सांकेतिक रूप से था, है ना, वास्तव में सती प्रथा थी ही नहीं। स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी, यह भी गलत थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी भी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, ए, बहुविवाह प्रचलित था। अगले सवाल, बोगोस्कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? वास्तव में एशिया माइनर का बोगोस्कोई अभिलेख है और इसमें जो है इंद्र है, मित्र है, वरुण है और नासत्य है। कौन सा विकल्प आ रहा है? इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। अभी आपको डिटेल बताता हूं इसके बारे में। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। वास्तव में क्या है कि ये जो बोगोस्कोई अभिलेख में इन देवताओं का नाम आया, 2 जनजातियां हैं, हित्ती और मित्तानी। एशिया माइनर तुर्की की बात बता रहा हूँ। ये दोनों जो जनजातियां थीं आपस में संघर्षरत रहती थीं और युद्धों के बाद इनका एक क्या कहते हैं कि आपस में वो हुआ, क्या कहते हैं, सहमति पत्र बना, संधि बना, और उस संधि में इन देवताओं की उपस्थिति, लोग कहते हैं ना कि देवता भगवान कसम खाइए, तो देवताओं की उपस्थिति में या देवताओं को साक्षी मान करके लिखा गया और उसी संदर्भ में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का नाम आया है, राइट। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी घुमा फिरा करके ध्यान में रखने की चाहिए। और एक बात और भी बताऊं, ऐसा भी माना जाता है कि इसी हित्ती और मित्तानी जो वो बनी, क्या कहते हैं कि जनजातियां थीं, हित्ती और मित्तानी जनजातियों ने ही सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया था, ऐसा भी माना जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, जानने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? असुर पवित्र पौधा, एकदम गलत है। पूषण जनजातीय सभा थी ही नहीं। रित मादक पेय नहीं था। ऋभ बौनों को कहा जाता था। ये टोटल क्वेश्चन है किस पे? ऋग्वैदिक टर्मिनोलॉजी पे, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ये ऋग्वैदिक टर्मिनोलॉजी आपको पता रहनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वैदिक युग को 2 भागों, पूर्व वैदिक एवं उत्तर वैदिक भागों में बांटा गया, एकदम जानते हैं। 1500 से 1000 और 1000 से 600। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आधारभूत परिवर्तन किए थे, ये भी सही है। और वास्तव में इसी वजह से बांटा गया, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या करता है, आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस देवता को तीनों श्रेणियों में रखा जाता था? तो जब हमने विभाजन बताया था तो वहां कहा था कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं
अग्नि। अग्नि को जो हम लोग देवताओं का वर्णन करते हैं कि आकाश स्थानीय, द्यू स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय, उन तीनों वर्गीकरण में, तीनों ग्रुपों में अग्नि का नाम रखा जाता है। श्योर? तो ये अच्छा सवाल है, हो सकता है रिपीट भी कर दे, कभी भी पूछ दे। अभी पहली बार मैंने बनाया है, इसके पहले तो नहीं पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वैदिक युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? गायों की चोरी, नृजातीय संघर्ष, जन विस्तार, आर्थिक अधिशेष। तो वास्तव में इकोनॉमिक सरप्लस नहीं था, वो तो वैसे ही निर्वाह परक अर्थव्यवस्था थी। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं गायों की चोरी, और इसीलिए युद्ध को गवेषणा भी कहा जाता था। और आपको बता दूं, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है, गवेषणा भी कहा जाता था। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो गायों की चोरी हैं वो कौन करता था? तो पणि नामक समूह करते थे। पणि नामक जो व्यापारिक समूह थे वो करते थे गायों की चोरी, इसीलिए पणियों को बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य दक्षिण भारत से परिचित नहीं थे। निश्चित रूप से नहीं थे। राइट, स्टेटमेंट सही है आपका कथन। और ऋग्वेद में दक्षिण भारत की नदियों का उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा आपका कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है, ए होगा। आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, त्रिस्तरीय आर्यीकरण, ट्राई लेवल आर्यनाइजेशन, त्रिस्तरीय आर्यीकरण समझने की जरूरत है। वास्तव में जो आर्य सभ्यता है वो 3 चरणों में भारत में आई। पहले चरण में आपने देखा कि जो ऋग्वैदिक युग था वो था सप्त सैंधव क्षेत्र में। दूसरे चरण में लेटर वैदिक युग में आया गंगा घाटी क्षेत्र में। तीसरे चरण में आप देखेंगे दक्षिण भारत में आया, और वो संगम युग में आया, अगस्त्य ऋषि ने किया। राइट, तो हमने यहाँ ऋग्वैदिक बात कही थी, और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों भी काल में दक्षिण भारत की नदियों का उल्लेख नहीं मिलता है। आप उत्तर वैदिक में देखेंगे तो अंतिम जो सीमा है आर्यों के जानकारी की, वो आपका नर्मदा नदी है, रेवोत्तरा जिसको कहते हैं, और विंध्याचल पर्वत। उसके नीचे की बातों को ये लोग नहीं जानते थे। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। इसी बहाने आपने त्रिस्तरीय आर्यीकरण को भी समझा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आसान सा सवाल है। ऋग्वेद, पुरुष सूक्त, पूरा वर्ण व्यवस्था ही है वहां पे। अन्य जगह भी है, यहाँ तो हमने सूक्त नहीं पूछा हुआ है, अन्य जगहों पे भी वर्ण का उल्लेख है। तो पुरुष सूक्त आप कह सकते हैं, आंसर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 16। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? जाहिर सी बात है, वेद, वेद के बाद उनके ग्रंथ, ब्राह्मण, फिर अरण्यक, और फिर उपनिषद। देखिए किस में है, संस्थाएं नहीं, संहिताएं, संहिताएं। तो ये वाला ही है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। राइट, बाकी सही नहीं है। यही क्रम है इनके वैदिक साहित्य का। तो आइए अगले चरण पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने वैदिक मंत्रों की रचना की थी? राइट, तो नाम आता है लोपामुद्रा। ब्रह्मा, फिलहाल तो इसको आप टिक करिए जो विकल्प के हिसाब से, फिर मैं कुछ और बताता हूं आपको। और भी जो ब्रह्मवादिनियों को बताता हूं, जैसे अपाला, घोषा, सिक्तानारा। राइट, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा ने कुछ वैदिक मंत्रों की भी रचना की थी। और वास्तव में ये जो ब्रह्मवादिनी थी वो कौन थी? ये वो विदुषी थी जो कि जीवन भर वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थी और विवाह नहीं करती थी। राइट, तो ये
लोपामुद्रा थी। आइए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यम नचिकेता आख्यान। कहानी तो हमने खूब बताई है, आप भी जानते होंगे, और जब भी यम नचिकेता का नाम आए तो यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद है, पितृभक्ति का एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण आप देख सकते हैं। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है बृहदारण्यक उपनिषद, राइट। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? वास्तव में थोड़ा सा अलग है और अगर आप नहीं जानेंगे तो गलत करेंगे, और ये बहुत फेमस है। वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, और इनकी किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो क्या है, जो है ध्रुव है ना। तो द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है ये। अगले सवाल की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। वास्तव में अगर आप देखें तो उत्तर वैदिक कुल तक आते आते कुरु और पांचाल, इसको माना जाता था कि सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता रहा है वैदिक संस्कृति का, वैदिक लिटरेचर का, वैदिक कल्चर का। और वहीं आप जानते रहिए कि जो अंग और मगध है ना, अंग और मगध को ठीक उल्टा माना जाता है। इसे माना जाता है, अंग और मगध को अगर आप देखेंगे तो इसे सबसे बुरा केंद्र माना जाता है। आपको बताऊं कि इसे माना जाता है कि वैदिक संस्कृति का विरोधी कह लीजिए तो भी गलत नहीं कहूँगा मैं, वैदिक संस्कृति का विरोधी। वैदिक संस्कृति का विरोधी। चलिए, कुछ इशू है इसका लग रहा है। वैदिक संस्कृति का विरोधी। और जब आप देखेंगे तो अथर्ववेद में यहाँ तक कहा गया कि अंग और मगध के लोग ज्वर से मर जाएं, ज्वर से पीड़ित हो जाएं। तो जाहिर सी बात है अंग और मगध ये हैं, राइट। और वैसे भी देखोगे गंडक नदी, शदानीरा नदी आप देख रहे हैं ना, तो जब उत्तर वैदिक युग में शतपथ ब्राह्मण से जो कहानी पता चलती है कि आर्यों के विस्तार की, वो गंडक नदी तक है। और गंडक नदी के पूरब में यही दो राज्य हैं, अंग और मगध, और इन्हें वैदिक संस्कृति का एक तरह से विरोधी माना जाता रहा है। तो ये दोनों सवाल हुआ, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए, शौर्य एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक जो है लोगों को इस चैनल से जोड़िए, इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, और जिससे इतिहास के क्षेत्र में जो हमने सीरीज शुरू किया है वो उसकी व्यापक समझ भी हो सके, है ना। और अगर आपकी कहीं कोई क्वेरीज है, कोई बातें हैं, तो आप प्रतिक्रिया के माध्यम से ज़रूर इसे व्यक्त कीजिए, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।